कि सीटेट एग्जाम आप सबको पता है फरवरी में होने वाला है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। ये पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न है जो कि जनवरी 2012 के 1 to 5 सीटेट के मतलब पेपर में आया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। पहला सवाल क्या कह रहा है, भारोत्तोलक को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी बनाने की जरूरत होती है, बॉडी मास की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर होना चाहिए। मांसपेशियां और बॉडी का जो फैलाव करती हैं उसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, प्रोटीन। प्रोटीन जो है आपके बॉडी को क्या करती है, विस्तार करती है। तो हमें कैसे आहार से का सेवन करना चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में क्या हो, प्रोटीन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, रेखा की मां डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। जो तालाब से पानी आता है उसमें क्या होते होंगे, अपद्रव्य होंगे। जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उन पदार्थ को फिटकरी डाल देने से नीचे बैठ जाते हैं, अवसादित हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। बिल्कुल ए ऑप्शन ही आपका सही है, क्योंकि अभी गंदे पानी में आप फिटकरी डाल देंगे तो जो अपद्रव्य अवशिष्ट पदार्थ होंगे वो कण धीरे धीरे जाके नीचे बैठ जाते हैं और साफ सुथरा पानी ऊपर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। अगर जो खाद्य श्रृंखला है उस खाद्य श्रृंखला के बारे में हमें विद्यार्थियों को बताना है, तो सबसे अच्छा और प्रभावशाली जो विधि होती है वो आपका होती है क्या, प्ले कार्ड्स। आप प्ले कार्ड्स के माध्यम से बच्चे को जानकारी दे सकते हैं। ऑप्शन हम पढ़ें, ऑप्शन श्यामपट्ट पर लिखी निश्चित विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। बिल्कुल गलत है, इसमें विद्यार्थी समझ में ही नहीं पाएगा कि क्या बता रही हैं मैम जी। जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना बिल्कुल सही है और यही आपका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला को समझाने के लिए प्ले कार्ड सबसे अच्छा और रोचक होता है बच्चों को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों के बारे में बताएं कि कैसे किसका उपयोग किया जाना चाहिए। आपका जो सवाल है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना है और उसके लिए हमें सबसे पहले किसका उपयोग किया जाना चाहिए, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। यहाँ जो आपका ए विकल्प है वाष्पन है, अवसादन है, निस्तारण है, निस्यंदन है। जबकि आपको सबसे पहले क्या चाहिए, निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब होता है छानना। जब आप रेत और नमक को छान लें उसके बाद आप करें क्या, निस्तारण। जो बड़े कण हों उनका प्रयोग, उनको भी निस्तारित कर दीजिए। फिर वाष्पन और शेष आपका बचा क्या, अवसादन। तो विकल्प कौन सा सही होगा, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निस्यंदन का मतलब, निस्यंदन का मतलब होता है छान लेना। जो बड़े टुकड़े हैं उनको रेत के छान लेना। फिर आपको करना है निस्तारण। निस्तारण में भी छानना होता है, लेकिन छोटे छोटे जो टुकड़े हैं बैठ जाते हैं उनको छान लेना। वाष्पन से क्या होता है, वाष्पन से आप भाप के रूप में निकल जाते हैं। फिर अवसादन क्या होता है, अवसादन का मतलब जो नीचे जम जाता है उसको छानना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती हैं और यह देखती हैं कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है। यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से समझ नहीं सके
ये भी उतना सटीक नहीं बैठ रहा है। शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, ये भी गलत है। वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना का व्याख्या ही नहीं कर सकी, और बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही है। अगर शिक्षिका सही ढंग से श्वसन और सांस के बारे में बताई होती तो शायद बच्चा आराम से कर ले जाता, लेकिन उन्होंने कक्षा में प्रभावी तरीके से संकल्पना को व्याख्या नहीं किया, इसलिए बच्चे उसमें क्या है, कंफ्यूज है, अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? मित्रों, अगर भोजन बनाना है तो सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, बिल्कुल गलत। ऐसे में क्या होता है कि अगर आप सब्जियों को पहले अच्छी तरीके से धो लें और धोने के बाद फिर उसको काटिए तो सबसे अच्छा होता है। सब्जियों काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, बिल्कुल गलत। डी ऑप्शन आपका सही है। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर उसे पकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रदूषण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती हैं कि वायु में भार होता है, बिल्कुल, और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित 4 विभिन्न गतियां सुझाते हैं। पहला पढ़ते हैं, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह से ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें, बिल्कुल। ये जो आपका है खाली उल्टा बीकर, जब आप बीकर को उल्टा रख देंगे तो उसमें आपको समझ में ये आएगा कि अगर बीकर है सतह के ऊपर, उसमें किस ढंग से वायु प्रकरण हवा भरती है, और जब हवा भरेगी तो उस बीकर का कुछ ना कुछ क्या होगा, भार हो जाएगा। अब इसमें इधर से एयर आएगी, अब एयर इसमें भरी तो इसका कुछ भार बढ़ेगा, वही वो दर्शाना चाह रहे हैं। स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, बिल्कुल गलत। गुब्बारे में हवा भरना, यहाँ गुब्बारे में हवा भरना, इससे कोई बहुत ज्यादा भार में अंतर होता नहीं है। 2 भरे हुए गुब्बारे एक क्षण से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें, बिल्कुल आपका डी सही है। इसका ए ऑप्शन भी आपका सही है, डी ऑप्शन भी सही है। इसका जो उत्तर होगा ए और डी दोनों होगा। चलिए विकल्प देखें। विकल्प में क्या है, उपर्युक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणाम प्रदर्शित करेंगी? तो आपका ए और डी। क्योंकि एक था बीकर, अब इस बीकर में एयर आई, अभी बीकर खाली था तो कुछ और स्थान घेरा बीकर, और इसमें जब हवा भरा तो इसका कुछ न कुछ भार भी बढ़ जाएगा। दूसरा, जब 2 गुब्बारों को आप साम्यावस्था से बांध के रख देंगे तो एक में क्या है, एक विदाउट दोनों में है, तो इससे भी आपको पता चलेगा कि एक का भार जरूर बढ़ जाएगा, जिसमें क्या रहेगी, गैस भरी रहेगी। तो अगर आप दोनों गुब्बारों को एक क्षण से बांध देंगे साम्यावस्था में, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ेंगे तो निश्चित है जिधर आप फोड़ दिए उधर का पार्ट भी उठ जाएगा, संतुलन खराब होगा ना। तो आप 2 विधियों का प्रयोग करके समझा सकते हैं। वायु प्रदूषण प्रकरण आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? वायु प्रदूषण पढ़ाना है, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। इसके लिए हम समझें कि वृत्तचित्र दिखाने से क्या वायु प्रदूषण के बारे में विद्यार्थी समझ जाएगा? तो इसमें नहीं समझेगा। विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें, बिल्कुल, और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। और ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक ऑप्शन है, क्योंकि अगर बच्चा किसी कार्य को करेगा तो जब बच्चा करेगा तो वह स्वतः एक निष्कर्ष निकाल लेगा, क्योंकि दीपावली के पहले मौसम साफ होता है और दीपावली के बाद चूंकि वायु प्रदूषित हो जाती है, बहुत ज्यादा लोग आतिशबाजी का प्रयोग करते हैं, तो उन दोनों हवा में बच्चे को कुछ न कुछ निष्कर्ष जरूर मिलेगा, इससे बच्चा सीखेगा ज्यादा। तो ये आपका सटीक ऑप्शन है, किसके लिए? वायु प्रदूषण को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे
की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। अगर बच्चा पढ़ाई में पूर्ण रूप से एकाग्र है तो इससे आप तनावग्रस्त के बारे में नहीं पता कर सकते हैं, इसलिए ये गलत है। बहुत बात करना ये भी तनाव का पहचान करने का तरीका नहीं है। अति सक्रियता भी तनाव का पहचान का तरीका नहीं है। तनाव के आक्रामक व्यवहार, जो आक्रामक, बिल्कुल डी ऑप्शन, जो आक्रामक व्यवहार है ये तनावग्रस्त बच्चे की पहचान का सबसे बेस्ट तरीका है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी में तैरती रहती है। देखिए ये है कटोरी और ये कटोरी जब खाली है तो क्या है? पानी में तैर रही है। अब नीचे इसके पानी है, लेकिन लोहे की एक कील डूब जाती है। ये लोहे की कील है और ये क्या है? इस पानी में डूब के अंदर आ जाएगी, डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा आख्यायित किया जा सकता है। आप बताइए, जो ये स्टील की कटोरी है इसका जो नीचे की सतह है क्या है? नीचे की सतह कटोरी के तैरने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि जो कटोरी पर लगने वाला बल है वो भार की तुलना में ज्यादा है। अब इसने क्या किया? इतने पानी को घेरा, इसलिए ये तैरती रहती है। जबकि जो कील है लोहे की कील इसलिए डूब जाती है क्योंकि कील पर जो बल लग रहा है, इस पे जो बल लग रहा है वो उसके भार कहाँ? यहाँ से भार की तुलना में क्या है? कम है, तो ये नीचे डूब जाएगी। कौन सा ऑप्शन? स्टील की कटोरी। विकल्प पढ़ते चलिए। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही है और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, दोनों में मिलता है? साथियों, जो पेड़ और पौधे हैं, पेड़ क्या होता है? पेड़ का वृद्धि मतलब विकास होता है और पेड़ में भी क्या करते हैं? प्रजनन। और ये दोनों चीज दोनों में कॉमन है, जीव जंतुओं में भी और पेड़ पौधों में भी। तो वृद्धि और प्रजनन, आपका जो सी ऑप्शन है ये सही है कि दोनों में वृद्धि होती है और दोनों प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। पहला तरीका उसने बताया दिन में 2 बार ब्रश करें, बिल्कुल सही है। इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिस पहने, ये इतना सटीक नहीं है। मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, ये सही है। हर खाने के बाद कुल्ला करें, बिल्कुल ये भी सही है। कौन सा विकल्प गलत आपको मिला? बी, और यही बी विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। और आगे प्रश्न पढ़ें, अंजलि को उपर्युक्त तरीके में किसका अनुपालन करना चाहिए? बिल्कुल इसमें अनुपालन का मतलब आपका बी को छोड़कर ए, सी, डी तीनों ऑप्शन सही है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ए, सी, डी या सी, डी, ए? कौन सा? ए ऑप्शन ही सही होगा, सी, डी, ए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु और अंडे देने वाले जीव जंतु, निम्नलिखित में कौन से जीव एक्स? इसका जो वेन आरेख होगा कुछ इस ढंग से होगा, जमीन, जमीन के बाद पानी, पानी के बाद अंडा। आपका जो यक्स है ये यक्स बनेगा। अब इधर मान लीजिए ये जमीन है, ये पानी है और ये आपका अंडा है, मतलब अंडा देने वाले जीव जंतु। अब इनमें से कौन से जीव जंतु एक्स में रख सकते हैं? एक्स क्या है? एक्स वह स्थान है जो कि जमीन पर भी हो, पानी भी हो और अंडा भी देता हो। तो ऐसा कौन सा है? तो इसमें आप हम लोग देखें, सर्पमीन, इसको हम लोग नहीं रख सकते हैं। शार्क, मछली, ये सब पानी के हैं। मगरमच्छ, मगरमच्छ जो है, मगरमच्छ
तीनों कंडीशन में सही है। जमीन पर भी रहता है, अंडा भी देता है और पानी में भी रहता है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए मछली घर, यहां पर जब के लिए मछली घर एक्वेरियम हवा वाला पंप रखा जाता है। इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है? जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए मछली घर, बिल्कुल गलत। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है आपका। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए जो एक्वेरियम होता है उसमें हवा वाला पंप रखा जाता है और यही आपका बी ऑप्शन सही होगा। मछली घर को की शोभा, बिल्कुल गलत। पानी को साफ करने, ये भी गलत। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। किस पर? खनिज पदार्थों पर। तो कौन सा ऑप्शन आपका है? ऑक्सीजन रहित मछली द्वारा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जो जल है, जल को उबालने से खनिज पदार्थ क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मछलियां मर जाती हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। चांद के सतह पे पानी नहीं है, अच्छा वर्णन करता है। पर्याप्त हवा और ऊंचे पहाड़, बिल्कुल गलत। जब चांद की सतह पर क्या है? पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, बिल्कुल। अभी पानी की खोज के लिए ही हमारे मिशन इंडिया की तरफ से भेजे जा रहे हैं, तो वहां पे अभी पानी की पर्याप्तता को नहीं बताया गया है। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती हैं, उसको हम लोग समझें। पहला ऑप्शन क्या है? अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। पानी के बर्तनों, कूलरों, टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। इसका मतलब जो आरती ने पोस्टर पे बीमारी को दिखाया है वो किससे रिलेटेड होगा? मच्छर से। अपने आसपास पानी न जमा होने दें। जब पानी जमा होता है तो उसमें क्या पैदा होते हैं? मच्छर। तो मच्छर से रिलेटेड बीमारी को बताया है। आगे प्रश्न को हम लोग देखें। पोस्टर का उद्देश्य है कि फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। किसके बारे में? चेचक और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हैजा, डेंगू और जापानी मस्तिष्क। यहाँ देखिए, ये तो मच्छर से पैदा होता है, इधर डेंगू मच्छर से, टाइफाइड मच्छर से, लेकिन हैजा ये मच्छर से नहीं है रिलेटेड। तो इसमें जो डेंगू और जापानी मस्तिष्क है ये दोनों मच्छर से पैदा होने वाली बीमारी है, पानी से रिलेटेड है, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। लोहे से मलेरिया, लौह हीमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला। मच्छर डेंगू, बिल्कुल। लौह गुड़, बिल्कुल ये तो गलत है। मच्छर मलेरिया, एनीमिया रक्त अल्पता, ये भी गलत है। लौह जो है हीमोग्लोबिन की कमी से और आंवला जो है एनीमिया। लौह हीमोग्लोबिन और एनीमिया आंवला ये क्या है? एक समूह के निकटतम है। क्यों है निकटतम? क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो कमी से एनीमिया रोग होता है और आंवला आयरन अधिक पाया जाता है। आंवला में क्या है? Fe पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है और आयरन भी होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया और आंवले में लोहे की मात्रा अधिक होती है, इसलिए कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। इसका जो उद्देश्य है
ऑप्शन पढ़ें, चूंकि ये शिक्षण से रिलेटेड है इसलिए हमें पूरा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, बिल्कुल ये ऑप्शन तो आपका सटीक लग रहा है। एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, इसमें छात्र का उतना फायदा नहीं है इसलिए ये गलत है। एक दूसरे की कमियां, बिल्कुल सी भी गलत। विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी साझा करना, नहीं, ये ऑप्शन सही है। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीक की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। बिल्कुल, अभी हम लोग पहले ऑप्शन पढ़े, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे टुकड़ों में काटती और अंधेरे में रख देती है। यहाँ पर देखिए, ताजा के लिए अगर कोई चीज ताजा है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करें, लेकिन पहले पूरा सवाल देख लें तब। उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रहा है। अगर हम प्याज लहसुन को ताजा, तो इनको तो कैसे भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो है किसके लिए बात कर रहा है, वो हरे धनिया के लिए। अगर हरा धनिया को गीला में और छोटे टुकड़ों में रखेंगे क्या होगा, हमेशा हरा धनिया साफ रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। बिल्कुल सही है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। इसमें जो टीचर है बता रहा है कि घर्षण हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन जो उदाहरण दिया है उसमें एक गलत होगा, उसके बारे में हम लोग जाने। पहला ऑप्शन क्या है, हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लोग क्या है, चल पाते हैं। बिल्कुल, ये आपका सही है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है, ये आपका गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना नीचे की ओर, इसलिए ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। बिल्कुल सही। पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाला घर्षण कारण ही हम लिख पाते हैं, तो ये भी सही है। कौन सा गलत है, बी ऑप्शन गलत है और यही प्रश्न के अनुसार सही है। घर्षण के कारण ऊपर फेंकी गई वस्तु नीचे नहीं आती है, क्योंकि नीचे जी है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसलिए कोई भी चीज आप ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत गैस माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। ये प्रश्न ये कह रहा है कि जो इतने ज्यादा वाहन हैं उनके कारण जो शहरों में पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उस समस्या का निदान शहर के लोग अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। विकल्प आपके पास है, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। आने जाने के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा हम लोग कम जो ये गाड़ियां हैं, अगर हम अपनी गाड़ी कम चलाएं और सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करें तो बिल्कुल ये जो पर्यावरण की समस्या है इसमें निदान प्राप्त हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो आपका सही है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, ये तो संभव नहीं है। व्यक्तिगत वाहन, बिल्कुल जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने, ये रखना है लेकिन प्रयोग जरूरत के अनुसार थोड़ा कम अगर करें तो ये सहयोग सबसे अच्छा रहेगा। आपका ये ऑप्शन ही सही है, क्योंकि अगर आपने आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था करी तो जैसे कभी एक व्यक्ति कार लेके निकल जाता है, अब उस कार में 5 लोग आ सकते हैं लेकिन व्यक्ति खुद कार लेके जा रहा है, तो यही सार्वजनिक यातायात हो तो कम प्रदूषण हो, तो ये कारण है। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 का समीर
अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। बच्चे अपने मर्जी के मालिक होते हैं, उन्हें किसी चीज के लिए रोकना मतलब उन्हें क्या किया, हतोत्साहित किया एक कंडीशन से, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा विकल्प कह रहा है अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। बिल्कुल, कभी कभी क्या होता है कि अक्सर बच्चा पर्यावरण अध्ययन में जो दत्त कार्य नहीं जमा कर पा रहे हैं समीर जी, अक्सर क्या होता है कि बच्चे को अपने समय से पहले जो बच्चा है वो उसको अगर हम थोड़े समय में क्या करें, परामर्श देते रहें, तो परामर्श देने से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। और अनियमितता के कारण का पता लगाना, किस कारण से बच्चा जो है नियमित नहीं हो पा रहा है, रेगुलर नहीं हो पा रहा है, उस कारण का भी पता लगाना जरूरी होता है। तो ये तो आपका सही जा रहा है। सी कह रहा है उसकी नियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है। तो कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु हर जगह है। बिल्कुल। प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? बिल्कुल। क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? और डी क्या है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? अब इसमें शिक्षक क्या कह रहा है, शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल और वर्गीकरण कौशल। तो सबसे पहले हम समझें कि टीचर कह क्या रहा है। टीचर कह रहा है कि वायु हर जगह है, मतलब पूरे संसार में वायु के कण व्याप्त है। अब ये चीज बच्चे को बता रहा है टीचर, और बच्चे को बता के बच्चे से प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्या मृदा में है, पानी के अंदर वायु है, शरीर के अंदर वायु है, हड्डी के अंदर वायु है। मतलब इसका उत्तर बच्चा खुद आंसर करे। टीचर का जो सोच है कि बच्चा खुद बताए कि उसे पता है ये बात कि नहीं, मृदा के अंदर है, पानी के अंदर है वायु, हड्डी के अंदर है, शरीर के अंदर है। तो टीचर एक तरीके से बच्चे का क्या कर रहा है, अवलोकन कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। टीचर चाहता है कि बच्चे के अंदर अवलोकन, समझने की जो शक्ति है उसका विकास हो, तो अवलोकन कौशल उत्तर हो जाएगा। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी? औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए कौन सी व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी? पहला है उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना, बिल्कुल, और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, बिल्कुल आपका ये सही है। डी क्या कह रहा है, सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए, ये उतना प्रभावी नहीं है। उन्हें घर पर रोकने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना, ये भी प्रभावी नहीं है। डी कह रहा है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना, ये भी सही नहीं है। तो कौन सा, ए ऑप्शन आपका सबसे सटीक है। उनके अधिगम के कमजोर पक्षों का पहचान करना और उसके अनुसार सुधार के उपाय को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है आपका, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? संतुलित प्रश्न पत्र बनाना है, चरणों को समझना है। चरणों को समझने के लिए हम लोग पहले ऑप्शन पढ़ें कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ये कह रहा है डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। देखिए
सबसे अच्छा होता है डिजाइन तैयार करना। लेकिन जो डिजाइन तैयार करना है उसके बाद हम लोग ब्लूप्रिंट, जो ब्लूप्रिंट मतलब जैसे हमने डिजाइन तैयार कर ली, ये आपका डिजाइन हो गया। अब इसकी रूपरेखा क्या करेंगे, तय करेंगे। जब इसकी रूपरेखा करेंगे तय, फिर उसके अनुसार प्रश्न लिखेंगे, फिर संपादन करेंगे, तब अंक योजना। तो जो ऑप्शन आपका सही है वो कौन सा है, डी ऑप्शन सही है। पहले डिजाइन तैयार करेंगे, ब्लूप्रिंट करेंगे, फिर प्रश्न को लिखेंगे, फिर उसका संपादन और उसके साथ अंक जोड़ने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का जो कारण था यह हो सकता है कि बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नजदीक है। मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संसाधन, यहाँ संसाधन होना चाहिए, संधारण दिया है, के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं, और यही आपका सही है। आप जितना ज्यादा दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करेंगे उससे क्या होता है कि धीरे धीरे इंद्रियों के हर एक पार्ट एकाग्र हो जाते हैं और सब कुछ हमें अच्छे से समझ में आने लगता है। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभाव तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी जो सामग्री है को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर पोषण प्रकरण पढ़ा रहे हैं तो इससे अच्छा तरीका और हो ही नहीं सकता छोटे बच्चों के लिए। बी क्या कर रहा है, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरणों को देना चाहिए। उतना सटीक नहीं है, कौन सा सही है, ए ऑप्शन ही सही है। सबसे अच्छा छोटे विद्यार्थियों के उनके टिफिन बॉक्स खुलवा के उनके भोजन को देखते हुए उसके जो भोजन हो उसके बारे में व्याख्या करें तो बच्चा अच्छे से समझ जाएगा। नेक्स्ट, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना, मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण यस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां, संकल्पना जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीली कपड़ों से क्या करें, रखें, सूती गीले कपड़े में रखें। बी कह रहा है 2 दिन, उतना सटीक नहीं है, 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तन को रिकॉर्ड करें। कुछ हद तक सही, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक का काम करें। तो इसके बारे में हम लोग अभी ये भी इतना सटीक नहीं लग रहा है। और तीसरा क्या है, शिक्षक द्वारा, अच्छा 3 ही ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा जो है दी गई उपयुक्त गतिविधियों में से इन 5 में से कौन सी शामिल नहीं है। अब इसमें टीचर क्या शामिल नहीं हो रहा है, एक्सप्लेन। टीचर एक्सप्लेन तो खुद कर रहा है, एलाबोरेट ये भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि बीजों को रात भर पानी में रखना है, सूती गीली कपड़े, उसके बाद एक्सप्लोर और इवैल्यूएट ये भी टीचर कर रहा है। टीचर नहीं कर रहा है क्या, इंगेज और एक्सप्लोर। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि टीचर किसी भी विकल्प में अन्वेषण, खोजने की बात तो कही ही नहीं। वो केवल क्या कह रहा है, अवलोकन करें, खोजिए, अन्वेषण मत करें। अवलोकन की बात कहा है, अन्वेषण की बात नहीं कहा है, इसलिए आपका सी ऑप्शन शामिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश विद्यार्थियों में की सहायता
कच्छी अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में बिल्कुल आपका ये ऑप्शन ही सही है, क्योंकि जो क्षैतिक भ्रमण होता है, भ्रमण का मतलब वास्तविक जानकारी से होता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट, तो साथियों आज पर्यावरण के जो 30 प्रश्न थे 2012 जनवरी का पेपर है, हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। मित्रों पीवाईक्यू आपके लिए खजाना है और उस खजाना के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू से रिलेटेड हर साल 5 से 10 नंबर का प्रश्न सीटेट जरूर रिपीट करता है। इसलिए पीवाईक्यू के बारे में जानिए पेपर का, इससे हमें विश्लेषण भी कर लेंगे कि हमारा कौन सा पार्ट कहाँ से पूछा जा रहा है। सबकी जानकारी के लिए पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।